नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मणिपुर वायलेंस के बारे में। आपको पता है 2-3 महीने से मणिपुर में काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, काफी वायलेंस है, वहां पर एग्रेशन हो रहा है और इंटरनल डिस्टरबेंस काफी ज्यादा हो गया है, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं, कई घरों को जला दिया गया है, कई लोगों ने मणिपुर छोड़ दिया है, कई दिक्कतें हो रही हैं। इसकी असली वजह आपको पता चल गई होगी कि वहां पर दो ट्राइब्स हैं, एक कुकी है और एक मैती है, जो आपस में लड़ रहे हैं। मैती ट्राइब जनरल कैटेगरी में आती है, कुकी ट्राइब को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। तो मैती ट्राइब को भी एसटी का दर्जा मिले, ऐसा वहां की हाईकोर्ट ने कहा था। तब से वहां पर ये वायलेंस बढ़ गया है। जो कुकी ट्राइब्स है उसमें ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, जो मैती ट्राइब्स में ज्यादातर हिंदू हैं। इस बात से दोनों में लड़ाई हो रही है। अब इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा भी है, इसमें हिंदू और क्रिश्चियन का मुद्दा भी है, इसमें पहाड़ी और नॉन पहाड़ी का मुद्दा भी है। हम इस मामले में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम तो ऊपर से देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी हमारे देश में कश्मीर का मुद्दा, कभी हमारे देश में खालिस्तान का मुद्दा, तो कभी मणिपुर का मुद्दा एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 1947 से। 1947 में हमारे देश को आजादी मिली थी और पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां पाई जाती थी, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। इन दोनों की कोशिश थी कि एक दूसरे से आगे निकला जाए और दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस कर अपने पक्ष में किया जाए। इस कोशिश को बोलते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में एक देश दूसरे देश को हमेशा कोशिश करता है कि नीचे दिखाएं, चाहे वो वेपन्स के मामले में हो, चाहे साइंस के मामले में हो, चाहे स्पेस में हो, या किसी को इन्फ्लुएंस करने में हो, किसी भी मामले में हो। ऐसी स्थिति में ये दोनों देश चाहते थे कि इंडिया इनमें से किसी एक की तरफ जाए। यूएसए की तरफ इंडिया कभी गया नहीं, इसलिए यूएसए को इंडिया से काफी दिक्कतें थी और यूएसए चाहता था कि कैसे भी इंडिया को अपनी तरफ लाया जाए, इंडिया को अपनी जरूरत महसूस कराई जाए। क्योंकि यूएसए कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अपने फायदे के लिए क्या करना है? डिमांड क्रिएट करनी है। डिमांड क्रिएट करोगे तभी सप्लाई होगी। तो इंडिया में डिमांड क्रिएट करने का सबसे अच्छा जो साधन था वो था पाकिस्तान। इसलिए स्टार्टिंग से ही यूएसए पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया और पाकिस्तान के जरिए इंडिया में हमेशा वॉर लॉन्च कराना या इंटरनल डिस्टर्बेंस कराना, ये उसकी नीति रही थी। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर के मुद्दे को तो उठाए रखा, साथ में एक नया मूवमेंट और स्टार्ट करवाया जो था खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई करना, इंटेलिजेंस देना, उनके लिए प्लान्स बनाना, उनको हर तरह का सपोर्ट देना, ये सारी चीजें पाकिस्तान करवाता था। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो करा सके, तो कहां से कराएगा? उसको सपोर्ट करता है यूएसए। तो यूएसए ने एक बहुत ही अच्छा जरिया देखा था कि पाकिस्तान को बाहर से सपोर्ट कर वॉर में भी इंडिया को हरा सकते हैं और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी पैदा कर सकते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस वहां से पैदा हुआ है। उसके बाद 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, जहां पर इंडिया को थोड़ा सा सेटबैक झेलना पड़ा, जिससे हमारी आर्मी, हमारी इकोनॉमी और हमारी कई चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई और इसी बीच हमारे नेहरू जी का डिमाइस हो गया। तो हमारे देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी बन गया था। ऐसी स्थिति में 1965 में पाकिस्तान ने फिर से वॉर किया और इस बार हमने उसे बुरी तरह से हराया। इसके बाद हमारे दो दुश्मन तैयार हो गए थे, एक यूएसए जो इनडायरेक्ट दुश्मन था, एक चाइना जो डायरेक्ट दुश्मन था। चाइना ने हमें वॉर में तो परास्त किया ही था, साथ में उसने एक इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए नक्सलवाद को भी पनपा दिया था। हमें लगता है कि जो नक्सलिज्म है वो हमारी इंटरनल क्रिएशन है, वो इंटरनल क्रिएशन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। क्योंकि जब नक्सलवाद पैदा हुआ था तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी वो उसको सपोर्ट करती थी, और कम्युनिस्ट पार्टीज वही पार्टीज हैं जो चाइना की विचारधारा को मानती हैं। तो इसीलिए चाइना ने नक्सलिज्म के जरिए, यूएसए ने कश्मीर और खालिस्तान के जरिए हमारे यहां पर किसी ना किसी तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस जारी रखा। फिर 1971 में जब हमने पाकिस्तान को तोड़ बांग्लादेश जैसा देश बनवाया, 1974 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंदिरा गांधी जी जैसी मजबूत लीडर थी, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगने लगा कि इंडिया को काबू करना आसान नहीं है। इसीलिए 70s की लास्ट में और 80s की स्टार्टिंग में खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो फिर से पीक पर पहुंच गया और खालिस्तान की डिमांड फिर से होने लगी। खालिस्तान के मूवमेंट को इंदिरा गांधी जी ने काफी क्रश किया, काफी लोगों को गिरफ्तार करवाया और ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन कर दिया गया, फिर राजीव गांधी जी आए,
फिर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया और 1989 के आसपास हमारे देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। ना तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ना ही हमारे यहां पर कोई अच्छा नेता था, प्लस हमारे यहां पर फॉरेक्स खत्म हो गए थे। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि वो विदेशी मुद्रा भंडार जिससे हम विदेश से सामान खरीद सकें या बेच सकें, वो हमारे यहाँ खत्म हो गया था, जिसकी वजह से हम तेल नहीं मंगा पा रहे थे और हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। वहीं हमारे यहाँ पर मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी, जिससे कि एक सोशल डिस्टर्बेंस भी पैदा हो गया था। इसी बीच पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा किया और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था ये सबको पता है। फिर 1991 में यूएसएसआर कोल्ड वॉर हार गया, उसके कई टुकड़े हो गए और अमेरिका जीत गया। यहां से इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को बदला था और एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। इसलिए हमको जरूरत थी कि अब हम अमेरिका की पॉलिसीज की ओर जाएं और कैपिटलिज्म को अपनाएं। लेकिन 1998 में हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और 1999 में हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त कर दिया। वहां से अमेरिका को लगने लग गया कि डायरेक्ट वॉर के जरिए इंडिया को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसीलिए 21st सेंचुरी से यानी सन 2000 से अमेरिका ने एक नई नीति अपनाई कि इंडिया को ऊपर से तो सपोर्ट करेंगे लेकिन इंटरनली डिस्टर्ब रखेंगे। क्यों? इसके दो कारण थे। एक तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत थी, तो अमेरिका का बिजनेस चल रहा था। दूसरा, अमेरिका को इंडिया की पॉपुलेशन की जरूरत थी जिससे कि उसका मार्केट यहां पर बन सके। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यूएसए की ज्यादातर इंडस्ट्रीज इंडिया की वजह से ही चल रही हैं। तो यूएसए चाहता था कि इंडिया को ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन इंटरनली इतना कमजोर रखा जाए कि इंडिया को हम अपनी तरह से एडजस्ट कर सकें। यूएसए इंटरनल डिस्टर्बेंस करना क्यों चाहता है? इसका बस एक ही कारण है कि यूएसए चाहता है कि सामने वाले देश पर उसका कंट्रोल रहे। या तो उसकी सरकार यूएसए के सहारे पर चले या वहां के लोग यूएसए के सहारे पर चलें, और अगर कोई किसी की ना सुने तो इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसा करके रखो कि सरकार को कमजोर होना पड़े। यही कारण है कि हमारे यहां पर कश्मीर मुद्दा बार बार उठता रहा। कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती रही, कभी खालिस्तान का मुद्दा उठता रहा और अब मणिपुर वायलेंस उठ रहा है। इसलिए इंडिया के ज्यादातर एरियाज को इंटरनली डिस्टर्ब रखा जाता है क्योंकि यहां की सरकार पर इनडायरेक्टली दबाव बन सके। आज की डेट में इंडिया की एक मजबूत सरकार है जो ना रशिया की तरफ झुकती है, ना यूएसए की तरफ झुकती है, ना किसी की तरफ झुकती है। यूएसए कोशिश तो बहुत करता है कि इंडिया उसके इशारे पर चले, लेकिन यूएसए यहां पर विफल हो रहा है। यूएसए ने आज तक जितनी भी चालें चली हैं उनमें ज्यादातर में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन फिलहाल वो जो चाहता है कि इंडिया की सरकार उसके इशारों पर चले, उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को बढ़ावा देने का हो सकता है उसका एक प्लान हो। वहीं अगर हम ध्यान दें तो 2019 तक कश्मीर इशू पीक पर था, लेकिन आर्टिकल 370 में बदलाव करने से कश्मीर इशू थोड़ा शांत हुआ और एक नया इशू पैदा कर दिया गया जो था खालिस्तान। 2022 से खालिस्तान मूवमेंट पीक पर है और इंटरनेशनली कई सारी हरकतें ऐसी हो रही हैं जहां से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कम नहीं है, धीरे धीरे इन सबको भी साफ कर रही हैं। जब खालिस्तान मूवमेंट भी कमजोर पड़ने लगा तो एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया गया और वो है मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में लोगों के पास हथियार आ रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग फंड कर रहे हैं चीजों को। अब ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्लियर तरीके से तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, हम अपना इतिहास देखें, तो यह साफ साफ आइडिया लग सकता है कि या तो म्यांमार के रास्ते चाइना मदद कर रहा है या म्यांमार के रास्ते अमेरिका मदद कर रहा है। क्योंकि अगर इंडिया को डिस्टर्ब नहीं किया तो इंडिया चाइना के लिए भी सिरदर्द बनेगा और इंडिया अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बनेगा। इसलिए इंडिया को डिस्टर्ब करने की ये प्लानिंग हो सकती है। टाइमिंग को अगर गौर किया जाए तो अभी लगभग 1 महीने पहले जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस गए थे तो वहां के ओबामा ने एक बयान दिया था कि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है और हो सकता है इंडिया आगे जाकर के टूट जाए। बाद में चाइना ने भी इसी टाइप का एक बयान दिया था और चाइना ने कहा था कि इंडिया के टुकड़े हो सकते हैं। तो इन दो देशों का बयान आना, मणिपुर वायलेंस का भड़क जाना, एक के बाद एक चीजें होते रहना, अलग अलग क्षेत्रों में होना, ये किसी एक संकेत की ओर इशारा करती हैं और वो ये कि हम अंदर से नहीं बाहर से तोड़े जा रहे हैं। इसलिए हम सभी भारतीयों को इस बात पर कोशिश करनी चाहिए कि हमें जातियों पर ध्यान न देते हुए साथ आना है और एक इंडियन के रूप में अपनी पहचान बनानी है, अपने देश को मजबूत करना है। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई भी हमें लड़ाता रहेगा और फिर हमें किसी बाहर से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमें अंदर की चीजें ही इतना परेशान कर देंगी कि हम अपने आप ही कमजोर पड़ जाएंगे।
तो हमें कमजोर नहीं बनना, हमें ताकत बनना है। और ताकत बनने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चीजें हो कैसे रही हैं।